अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ से ऑनवर्ड मूव करते हैं। चलिए आगे। ठीक है जी। अब हम अपना जो अगला एरिया है, जो अगला कंसेप्ट है, उसके ऊपर चलते हैं। डेट इज अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और जो ये टाइम ऑफ सप्लाई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स के जो कंसेप्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम यहाँ से लेके ऑनवर्ड क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब टाइम ऑफ सप्लाई है क्या, न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये है कि हम जो सप्लाई कर रहे हैं, हमने वो सप्लाई कब रिकॉर्ड करनी है, किस वक्त में रिकॉर्ड करनी है, वो वक्त क्या होगा, उसके बारे में हमने यहाँ पे क्या करनी है, अब तमाम बातचीत करनी है। आप लोगों ने अक्सर प्रैक्टिकली शायद ये देखा हो, अ, आपने देखा है कि जब हम कभी भी ये बिजनेस वगैरह हो रहे होते हैं तो इमीडिएट सप्लाई के ऊपर नहीं चल रहे होते। आप आज जाते हैं, आप ऑर्डर दे के आते हैं, आप पैसे दे आते हैं, वो चीज़ें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, फिर आपको मिल रही होती है। या समटाइम्स आपने देखा होगा, आप गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो आप गाड़ी को बुक करवाते हैं। बुकिंग के बाद वो एक पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद फिर कुछ टाइम लगता है, उस टाइम के बाद क्या होता है, गाड़ी आपको डिलीवर हो रही होती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होता है कि समटाइम्स आपको इमीडिएट चीजें नहीं मिल रही होती। इमीडिएट तो वो है ना कि आप गए, आपने आज जाके कैश दिया, और कैश दे के उसके बदले में आपने आज जो है वो गुड्स ले ली। एक तो इमीडिएट ये है, इसका मतलब मैंने जिस डेट के ऊपर कैश दिया, मैंने जिस डेट के ऊपर पेमेंट की, उस डेट पे मुझे गुड्स वापस मिल गई हैं। तो वो मेरा डेट जो होगा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। उस डेट के ऊपर मैं क्या करूंगा, अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर लूंगा। उस डेट के ऊपर मैं अपनी सप्लाई रिकॉर्ड कर लूंगा। एक तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ही हैं। लेकिन समटाइम्स ये भी तो होता है कि आप पेमेंट पहले कराते हैं, गुड्स बाद में मिलती हैं। या समटाइम्स ऐसे होता है गुड्स आपको पहले मिल जाती हैं, पेमेंट आप बाद में कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये चीजें क्या होती हैं कि नहीं होती, खुद बताओ जरा। प्रैक्टिकली ये चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किस्तों पे कभी आप में से किसी ने कोई चीज ली है इंस्टॉलमेंट के ऊपर? अब इंस्टॉलमेंट पे क्या होता है कि आप सारी पेमेंट एक साथ ही कर देते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट्स कर रहे हैं, जब पेमेंट्स खत्म होती हैं फिर गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर की जाती है, ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ पे जब वो गाड़ी आपको बेच रहा है, जब वो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कब उसको सप्लाई रिकॉर्ड करेगा? जिस दिन उसने आपको प्रोडक्ट दी, जिस दिन उसको किस्त मिलना शुरू हुई उस दिन, या जिस दिन सारी पेमेंट हो जाएगी,
जिस दिन आपको ट्रांसफर हो जाएगी, तो इसके ऊपर भी क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई जो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट, इसको जरा हमने देखना है। अब इसमें सिनेरियोज हैं, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल दो सिनेरियोज ही डिस्कस करने हैं। एक है टाइम ऑफ सप्लाई में नॉर्मल सप्लाईज, नॉर्मल सिनेरियोज, और एक है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट वाला। नॉर्मल लाइफ में जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो कैसे डिटरमिन होगा, हम देखते हैं कि जब गुड्स डिलीवर हो जाएं या गुड्स मेड अवेलेबल हो जाएं टू द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। मतलब जिस बंदे ने चीजें लेनी थी, जिस बंदे को हमने चीजें देनी थी, उसको हमने गुड्स अवेलेबल कर दी हैं, उसको गुड्स मौजूद उसके लिए गुड्स अवेलेबल हो गई हैं, या जिस दिन उसको गुड्स डिलीवर हो जाएंगी, जिस डेट के ऊपर ये दोनों में से कोई भी इवेंट हो गया, उस डेट को हम क्या करेंगे, उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो कंसीडर कर रहे होंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई में एक चीज याद रखिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई में जो पेमेंट है वो इररेलेवेंट है। पेमेंट जो है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, हमारे लिए रेलेवेंट है कि गुड्स कब डिलीवर होंगी या गुड्स कब हमारे लिए अवेलेबल हो रही हैं। तो पेमेंट का, पैसों का कोई ताल्लुक नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करने के लिए। तो जिस दिन गुड्स अवेलेबल हो गई या जिस दिन गुड्स डिलीवर हो गई, उस दिन हम क्या कर लेंगे, उस दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड कर लेंगे नॉर्मल सिनेरियो में। इसका मतलब इसकी वजह से ये जो एडवांसेस वगैरह हम पे कर रहे होते हैं, ये जो हम एडवांस वगैरह दे रहे होते हैं, एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज एडवांस हम दिया है कि हमें गुड्स मिली है। जब हम एडवांस दे आए हैं, क्या हमें गुड्स रिसीव हो गई हैं, क्या हमें गुड्स मिली हैं? नहीं। तो एडवांस का सेल्स टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिस दिन गुड्स डिलीवर हो जाएंगी, जिस दिन गुड्स अवेलेबल हो जाएंगी, हम उस डेट के ऊपर क्या करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये शेख साहब हैं और शेख साहब जाते हैं एक राइस मिल पे। अब राइस मिल पे जाके इनसे कहते हैं, जी मुझे आप 10,000 बैग्स जो है वो राइस के लिए। तो क्या मिल वाले फौरन 10,000 बैग जिसको दे देंगे? नहीं होगा ना ऐसे। मिल्स वाले कहेंगे ठीक है यार, आप हमें पेमेंट करें, ये पेमेंट करेगा एडवांस जो भी होगा। मिल वाले कहेंगे कि आप 1.5 महीने बाद आके हमसे ये ले जाना। ऐसे ही होता है। तो जिस दिन ये इसने एडवांस दिया, एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मिल्स ने ये बैग्स डिलीवर कर दिए या बैग्स रेडी करके इसे कॉल कर दे कि भाई साहब तुम्हारे बैग्स तैयार हो गए, उस डेट के ऊपर हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये क्लियर है? और जब किस्तों का कारोबार होता है ना, जो हायर परचेज एग्रीमेंट है, उसमें जो हमारे एग्रीमेंट की डेट होती है, उस डेट के ऊपर हमारी सप्लाई रिकॉर्ड होती है। आपने अगर कभी भी किस्तों के ऊपर कोई भी चीज वगैरह ली है, तो जो आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा, उस डेट के ऊपर ही दुकानदार ने अपनी सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड की होगी। तो ये चीज़ जो है आपने अपने माइंड में रखना है। तो दो सिनेरियोज हैं, एक नॉर्मल और एक ये है हायर परचेज एग्रीमेंट वाला। ये दोनों सिनेरियोज क्लियर है आपको? हाँ जी। डेट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया था हायर परचेज का, वो डेट।
ठीक है, आगे चले। अब आगे है वैल्यू सप्लाई। वैल्यू सप्लाई से पहले हम डिस्कस करते हैं एसोसिएट्स को। एसोसिएट्स करने के बाद हम आएंगे वैल्यू सप्लाई के ऊपर। एसोसिएट्स क्या होते हैं, किसी को कोई आइडिया है? आज की क्लास एलएमएस के ऊपर अपलोड नहीं होगी। एसोसिएट्स किसे कहते हैं? एनीवन, तुक्का। जो आपस में रिलेटेड है, लिंक्ड है, ये एसोसिएट है। अभी तक की जितनी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उन डेफिनेशंस में से ये डेफिनेशंस जो है, ये आपने रट्टा मारनी है। एसोसिएट्स, इसे क्या करना है, इसको आपने रट्टा मारना है। अब एसोसिएट्स किसे कहते हैं? अब यहाँ पे वर्ड है टू पर्सन्स आर एसोसिएट। अब पर्सन से मुराद यहाँ पे क्या आएगा? पर्सन से मुराद इंडिविजुअल भी आ सकती है, मतलब आ सकता है, नॉट आ सकती है। एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट। और इसके साथ टू पर्सन्स आर एसोसिएट्स, इनके आपस में हमने रिलेशन देखने हैं कि वो रिलेशन हो जिसकी वजह से ये एसोसिएट कहलाए। अब वो एसोसिएट कैसे कहला सकते हैं? कहते हैं जी, हम दो लोगों को आपस में एसोसिएट्स उस वक्त कहेंगे व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू, जब उन दोनों में, मतलब आप इंडिविजुअल और इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल की या एओपी की बात कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल की या कंपनी की बात कर सकते हैं, या आप एओपी की इंडिविजुअल के साथ बात कर सकते हैं, आप कंपनी की इंडिविजुअल के साथ बात कर सकते हैं, या मतलब आपस में आप इन्हें जिग जैग कर लें, हर एक से मिला दें। ये कब एसोसिएट कहलाएंगे? जब इनमें ऐसा रिलेशन है when one may reasonably be expected to act in accordance with other। जब एक बंदा दूसरे बंदे के कहने के ऊपर काम कर रहा है, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक, उसकी रजामंदी के मुताबिक काम कर रहा है, या both persons are expected to act in accordance with the intentions of third party, या दोनों मिलके किसी तीसरे बंदे की रजामंदी के लिए उसके मुताबिक, उसकी इंटेंशंस के मुताबिक काम करेंगे, तो ये जो रिलेशन होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? हम ऐसे बंदों को एसोसिएट्स कह रहे होंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को?
अब आवाज आ रही है? लैपटॉप स्टॉप हो गया था। अच्छा जी, तो ये हम इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ये एसोसिएट्स हैं। जब दो बंदे, उनका आपस में रिलेशन ऐसे है, मतलब एक बंदा और दूसरा बंदा, इनका आपस में ताल्लुक ऐसा है कि ये बंदा इसके मुताबिक कोई काम करेगा या कोई काम नहीं करेगा। तो ये जो दोनों इनमें रिलेशनशिप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एसोसिएट सा कहलाएगा। या इस बंदे का ये कोई एओपी है, इसके साथ ऐसा रिलेशन है कि इसके कहने के ऊपर ये एओपी कोई काम करेगी या ये काम नहीं करेगी। या इस बंदे का किसी कंपनी के साथ, कंपनी बड़ी होती है, ऐसा रिलेशन है कि इसके कहने के ऊपर कोई कंपनी जो है वो काम करेगी या नहीं करेगी। या ये दोनों बंदों का आपस में इस तरह का ताल्लुक है कि कोई थर्ड पार्टी आती है, उस थर्ड पार्टी के मुताबिक ये एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशन इन दोनों का कहलाएगा वो हमारा क्या कहला रहा होगा, एसोसिएट्स का रिलेशन कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? बस आपने इसमें एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंटशिप है ना, एम्प्लॉयमेंटशिप, वो एसोसिएट्स में नहीं आते। मतलब एम्प्लॉयमेंटशिप में भी दो बंदे हैं, एक एम्प्लॉय है और दूसरा एम्प्लॉयर है, मतलब ये मालिक है। अब इनका आपस में ऐसा रिलेशन है कि मालिक के कहने के ऊपर ही एम्प्लॉय कोई काम करेगा और मालिक के कहने के ऊपर ही कोई ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो रिलेशन है इनका, ये एसोसिएट्स में नहीं आता। तो एसोसिएट्स की एक्सेप्शन क्या है, कौन सी चीज एसोसिएट्स में नहीं आती? द आंसर इज एम्प्लॉयमेंटशिप। जो नौकरी है ना, जो एम्प्लॉयमेंटशिप है, वो एसोसिएट्स में फॉल नहीं कर रही होती। इज दैट क्लियर? अब कौन कौन से जो है वो आएंगे, ये है सिनेरियोस, ये डेफिनेशन है एसोसिएट्स की, ये डेफिनेशन है एसोसिएट्स की। अब हम देखते हैं कि एसोसिएट्स कौन कौन से होंगे, उसके सिनेरियोस जो हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें से सिनेरियोस आएंगे आपको पेपर में। अब ये लोग आपस में एसोसिएट्स कहलाएंगे, कौन कौन? इंडिविजुअल और जो रिलेटिव्स होते हैं इंडिविजुअल के, ये आपस में एसोसिएट है। अब रिलेटिव वो नहीं है कि जो आपने रिलेटिव समझा हुआ है, मतलब आप लोगों के तो रिलेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो वाला नहीं। रिलेटिव वो जो यहाँ पे टेक्स्ट में एक्सप्लेन्ड है कि रिलेटिव का मतलब क्या है, ancestor, descendant of the grandparents or an adopted child of the individual or of a spouse of the individual। मतलब
आपके आबाओ अजदाद, दादा दादी, आपके डिसेंडेंट्स, आपकी औलादें, आपका अडॉप्टेड चाइल्ड, वो भी आपका रिलेटिव है, और आपकी बीवी जो है, यानी जो आपका स्पाउस है, वो भी आपका रिलेटिव है। और जो स्पाउस के इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब जो स्पाउस के अबाउ अजदाद हैं, जो स्पाउस के डिसेंडेंट्स होते हैं, ये भी आपके रिलेटिव हैं। तो रिलेटिव्स ये कहलाते हैं। और वैसे भी बीवी के इशारों के ऊपर तो आप लोग नाचेंगे आगे जाके। या भी आपको कहीं अस्तगफुरुल्लाह की अगर आवाज आई होगी तो ये मैरिड लोगों की आवाज आ रही है, क्योंकि सबसे बड़े तो ये आपस में एसोसिएट्स ये होते हैं ना, कि अगर बेगम कह देती है तो ये हिल नहीं सकते, स्टैचू बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़े एसोसिएट्स ये होते हैं, डरते हैं बीवियों से। पता नहीं कैसी कौम है ये। मैं तो हंस रहा हूँ, मेरे पास तो बीवी नहीं है, इसलिए मैं तो कह सकता हूँ, लेकिन ये डरने वाले लोग हैं। लेकिन ये आपस में एसोसिएट्स कहलाते हैं। अब्बा बेटा, ये आपस में एसोसिएट्स हैं। अगर बाप ने कोई काम कह दिया आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर अब्बा जी ने काम कह दिया नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर वो जो होगा ना, वो मंजूर खुदा नहीं होगा, बस ये देख लीजिएगा। नहीं डरते, नहीं रिस्पेक्ट नहीं करते, ये लोग डरते हैं, साफ सीधी बात है। मर्द चाहे जितना मर्जी बड़ा फने खान क्यों ना हो, बेशक वो कोई नंबर वन से बिलोंग क्यों ना करता हो, घर में वो सारे के सारे मस्कीन ही होते हैं। ये अपनी बीवियों के सामने दो दिन शोखियां मार लें, इनका घर खाना बंद हो जाए तो ये मस्कीन बन जाएंगे, पाँव पड़ जाएंगे, ये ऐसे ही होते हैं ये। अगर इनके लंच बॉक्स आना बंद हो जाए ना घरों से, तो ये कौन से माफी मांगे, बहुत डरपोक होती है। मर्द बहुत डरपोक कौम है, सॉरी मर्द नहीं, हस्बैंड बहुत डरपोक कौम है। ऐसे ही है। ये बस सोशल मीडिया पे वुमेन्स वुमेन्स की मीम शेयर कर रहे होते हैं, घर जाके यही कप के इस सारे बर्तन जो होते हैं धो रहे होते हैं। वही कप जिसकी मीम शेयर कर रहे हैं, वही कप जाके घर में धो रहे होते हैं, 3-3 दफा धोते हैं, वरना पता है सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये, लेकिन आपस में रिलेटिव हैं ये। तो इंडिविजुअल्स और उनके रिलेटिव जो हैं, वो आपस में एसोसिएट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब रिलेटिव्स वो जो ये है, अब देखे ना, अभी अतर महमूद ने यहाँ पे कमेंट किया जनानियां, और ये यकीन माने लोगों के इनबॉक्स में जाके ना तरले करता होगा, लिखवा ले मेरे से, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। अब नहीं बोलेगा ये, कम से कम अगले 15 मिनट तो नहीं बोलेगा। एक तो गया। ऐसे हस्बैंड्स हमें तो आसपास कहीं किसी के अभी तक नजर नहीं आ रहे। अपने फादर से पूछ लीजिएगा, बेशक जब आपकी मदर का पारा हाई होता है तो फादर क्या भिगी बिल्ली नहीं बन के बैठे थे घर में? अच्छा, तो ये आपस में रिलेटिव्स हैं। अच्छा, कुछ और रिलेटिव्स मतलब एसोसिएट्स भी होते हैं, कि जिनके कहने के ऊपर आप कोई काम करते हैं या नहीं करते। जैसे मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, वो वाली भी कौम हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन वो है तो एसोसिएट्स, मतलब आप उसके वो कह देगी तो आप बाइक भी तेज नहीं चलाएंगे, वो कहेगी खाना भी नहीं खाएंगे, बट टैक्स वाले जो हैं आपको एसोसिएट्स नहीं मानते। ठीक है। ये लोग, ये कौम एसोसिएट नहीं है, वरना आप ये कहें सर जी ये भी तो एसोसिएट है। अब ये निबा निबी जो है ये भी एसोसिएट्स हैं, ये एसोसिएट्स नहीं है। ये चीज बस आपने याद रखनी है। गॉट इट? मतलब इनको इनकी मर्जी का टॉपिक मिल जाए, पूरी जनता जाग जाती है, और इनसे कोई फजूल याद करवा लें। ये निबा निबी का कंसेप्ट क्या है? भाई तेरे लिए नहीं है। तुम सलमान खान की वो फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे लिए नहीं है ये। तो फुल टाइम सिंगल हो। ठीक है।
तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। इवन जब तुम खा लोगे फिर तुमसे पूछेगा तुमने खाना क्यों खाया। मतलब तुम वो हो कि अगर तुम घर में दूसरी दफा रोटी मांग लोगे तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। अफ्तारी के वक्त खजूर मांगोगे तुम्हें कोई खजूर नहीं देगा। तुम यहाँ से बिलोंग कर रहे हो। तो निभा निभी के ख्वाब छोड़ो, वापस टेक्स्ट में आ जाओ। सेकंड डाउन, आगे चलते हैं। तो ये इंडिविजुअल्स और जो रिलेटिव्स हैं उसके, ये आपस में एसोसिएट्स हैं। उसके बाद एओपी के मेंबर्स जो होते हैं ये भी आपस में एसोसिएट्स हैं। पार्टनरशिप पढ़ी हुई है आप लोगों ने लॉ में। अब उसमें आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि पार्टनर्स जो हैं वो आपस में भी क्या होते हैं, ज्वाइंटली लाइबल होते हैं। एक दूसरे के एजेंट्स हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल्स भी हैं, ये पढ़ा हुआ है। पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के एजेंट्स भी हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। मतलब हर एक बंदा दूसरे बंदे के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं एओपी के वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे आपस में एसोसिएट्स जो हैं वो कहला रहे होते हैं। उसके अलावा एक इंडिविजुअल मतलब एक पार्टनर और एक एओपी, ये भी दोनों आपस में एसोसिएट्स हो सकते हैं। कब? कि जब ये अलोन अकेला बंदा इस पार्टनरशिप फर्म के 50% या उससे ज्यादा के शेयर ओन कर रहा हो। इसके पास उस पार्टनरशिप फर्म के 50% या उससे ज्यादा के राइट्स हों, तो ये दोनों आपस में भी क्या कहलाएंगे, एसोसिएट्स कहलाएंगे। अब खुद बताओ, एक पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का 60% शेयर है, बाकी 2 पार्टनर्स के 20-20% शेयर है। तो क्या जो 60% का मालिक है, क्या वो पार्टनरशिप फर्म को कंट्रोल नहीं कर रहा होगा? कि अगर वो कह देगा ये काम करना है तो क्या फर्म वो काम नहीं करेगी? अगर वो कह दे कि ये काम नहीं करना तो फर्म वो काम करने से बाज आ जाएगी। इसका मतलब वो आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब चूंकि ये आपस में रिलेट कर रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि भाईजान तुम भी आपस में एसोसिएट हो। तो एक पर्सन, देखो पार्टनरशिप फॉर्म में सारे मेंबर्स आपस में एसोसिएट हैं, लेकिन एक मेंबर और एक पूरी की पूरी फर्म भी एसोसिएट हो सकती है। कब? जब ये मेंबर इस फर्म के 50% या उससे ज्यादा के शेयर ओन कर रहा हो। तो इस केस में ये मेंबर और इस फर्म को हम आपस में क्या कहेंगे, एसोसिएट कह रहे होंगे। इज दैट क्लियर? जी जनाब, ये क्लियर है। उसके बाद जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं वो भी आपस में एसोसिएट्स होते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर और कंपनी, इसके लिए भी जरा याद रखिएगा कि एक शेयर होल्डर और एक कंपनी, ये शेयर होल्डर और कंपनी भी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं जब इस शेयर होल्डर के पास उस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स हों, या 50% ज्यादा से वोटिंग राइट हो, या उस बंदे के पास उस कंपनी के 50% से ज्यादा राइट्स टू डिविडेंड या राइट टू कैपिटल हो। तो इस केस में हम कह देंगे कि ये शेयर होल्डर और ये कंपनी आपस में क्या है, एसोसिएट है। इज दैट क्लियर? 50% से ज्यादा अगर किसी कंपनी का कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर है तो ये कंपनी और वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर आपस में क्या कहला रहे होंगे, एसोसिएट कहला रहे होंगे। गॉट इट? इसके अलावा दो कंपनीज जो हैं ये भी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं कि जब इस कंपनी का दूसरे कंपनी में 50% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग हो या राइट्स टू डिविडेंड हो, तो ये आपस में एसोसिएट है।
एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म भी जो है आपस में एसोसिएट हो सकती है जब उस कंपनी का उस पार्टनरशिप फर्म में 50% से ज्यादा का राइट हो। एक पार्टनरशिप और एक कंपनी भी आपस में एसोसिएट हो सकती है जब पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा के वोटिंग शेयर्स होल्ड कर रही हो। तो ये सिनेरियोज हैं कि जिसमें ये पर्संस जो हैं आपस में एसोसिएट्स कहलाते हैं। बिकॉज अगर वो 50% से ज्यादा का होल्ड करके बैठेंगे, इट मींस जिस बंदे के पास 50% से ज्यादा की ओनरशिप है, वोटिंग राइट्स हैं, वो कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, वो पार्टनरशिप बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है। और जो बंदा कंट्रोल कर सकता है इसका मतलब वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके कहने के ऊपर काम होगा, उसके कहने के ऊपर काम नहीं होगा। तो ये क्या होगा, आपस में ये एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। इज दैट क्लियर? हम यहाँ पे टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन में होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती, यहाँ एसोसिएट्स है। अब पेपर में आपको इसमें से ये सिनेरियोज आएंगे, अब पेपर में आपको इसमें से सिनेरियोज आएंगे। वो कह देगा जी बताएं सर्कमस्टांसेस जिसमें एक एओपी और एक कंपनी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर एक एओपी किसी कंपनी के 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स रखती है या राइट टू डिविडेंड या राइट टू कैपिटल रखती है, आपस में एसोसिएट्स हैं, वो ये कह सकता है कि बताएं कि दो कंपनीज आपस में एसोसिएट कब नहीं हो सकते, आप बताएंगे। वो ये कह सकता है कि मिस्टर फलाना था, वो चाहता है कि वो किसी कंपनी का एसोसिएट बन जाए, कंपनी का एसोसिएट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा, आप उसको जवाब देंगे। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये एसोसिएट्स की डेफिनेशन है, यहाँ पे सारे का सारा कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट बड़ा आसान है, मतलब इसको याद करना मुश्किल है ही नहीं, सिंपल। पर्सन्स और रिलेटिव आपस में एसोसिएट्स हैं, मेंबर्स ऑफ एओपी आपस में एसोसिएट्स हैं। पर्सन अगर इंडिविजुअल अगर एओपी के 50% से ज़्यादा के शेयर्स ओन कर रहा है, ये आपस में एसोसिएट है। अगर इंडिविजुअल किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा का शेयर ओन कर रहा है तो ये इंडिविजुअल और कंपनी आपस में एसोसिएट है। अगर कंपनी किसी एओपी के 50% से ज़्यादा के राइट्स रखती है तो वो कंपनी और एओपी आपस में एसोसिएट्स हैं। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के 50% से ज़्यादा राइट्स को सिक्योर करके बैठी हुई है, राइट टू डिविडेंड, राइट टू प्रॉफिट, तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। और ये जो है इसको अगर रट्टा मारना है एसोसिएट्स की डेफिनेशन की, व्हेन what are associates, two persons are said to be associate when one person may reasonably expected to act in accordance with the other, or both may reasonably expected to act in accordance with the third party, जैसे हम क्या कहेंगे, इन्हें हम associates कह रहे होंगे। और इसमें employment जो होती है वो नहीं आ रही होती। ये मुझे डेफिनेशन याद है और मुझे कैफ की याद है, मैंने कैफ में स्कर्टा मारा था। एक ये मुझे डेफिनेशन याद है, एक मुझे डेरिवेटिव की अभी तक डेफिनेशन नहीं भूली। Derivative products are the products which derives their value from the underlying security and which can be traded on the stock exchange. ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन। जी जनाब, एसोसिएट्स क्लियर है? एसोसिएट्स में कोई सवाल है तो बताएं वरना आगे चलें। ट्रस्ट में जो जब ट्रस्ट क्रिएट होता है तो एक बेनिफिशियल ऑनर होता है उसका, जो बेनिफिशियरीज होते हैं। तो इसलिए हम जब भी ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है तो वो आपस में एसोसिएट्स ही कहलाते हैं। एक ट्रस्टी एक बेनिफिशियरी ऑनर है, तो ये आपस में एसोसिएट्स होंगे। आगे चले, खत्म हो गया। जी जनाब, लास्ट एरिया और अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया, मतलब इतनी हमने बात की है उस सारी बात में जो सबसे अहम, जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया बन रहा है
उसको हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू सप्लाई मतलब ये डेफिनेशन नहीं है, ये पूरे का पूरा कंसेप्ट है जो हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पर लेकर चलना है, जो हमने यहाँ पर डील करना है। और ये जो वैल्यू सप्लाई है, इसमें से याद रखिएगा, इस एरिया में से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हर अटेम्प्ट में आने ही आने हैं। इसमें से आपको केस स्टडीज या केस सिनेरियोज जो हैं वो भी आ सकते हैं। इसमें से आपको 100% न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट आनी ही आनी है, 100%। लाइक अगर आप ऑटम 14 से लेके ऑटम 22 तक के न्यूमेरिकल्स देख लेंगे तो हर न्यूमेरिकल में तकरीबन इसकी एडजस्टमेंट जो है वो टेस्टेड है, वो अवेलेबल है। तो इससे आपको इस एरिया की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो सकता है कि ये एरिया कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये हर हाल में पेपर में आना ही आना है, ये हर हाल में पेपर में टेस्ट होना ही। तो डेफिनेशन भी है, इसमें केस सिनेरियोज भी हैं, न्यूमेरिकल्स में इसकी एप्लीकेबिलिटी है। तो ये है जी हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, द लास्ट एरिया बट द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसको अब हमने क्या करना है, डिस्कस आउट करना है। स्ट्रेट क्लियर, इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह क्लियर है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, हम सप्लाई पढ़ते आ रहे हैं, सप्लाई किसको पता है सप्लाई क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में सारा पता है ना हम लोगों को। हमने टाइम ऑफ सप्लाई भी देखा कि किस डेट के ऊपर हमने सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है, वो भी हमने देखा। अब है वैल्यू सप्लाई, कि ये जो हम सप्लाई कर रहे हैं, ये जो हम चीज़ें दे रहे हैं, ये किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है, ये किस वैल्यू के ऊपर लेके चलेंगे, किस वैल्यू के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको हमने देखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, किस मालियत के ऊपर हमने इनको ट्रेड करना है, इसको अब हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई के डेफिनेशन की बात करूँ, वो बहुत छोटी सी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। अब इसको हम देखते हैं, इसको समझिएगा साथ साथ, इस पूरे एरिया में रटा मारने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसको सिर्फ समझने वाली चीज़ है। वैल्यू ऑफ सप्लाई हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई की, बिकॉज हमने टैक्स चार्ज करना है। एग्जाम सप्लाईज के ऊपर तो टैक्स होता ही नहीं है, इसलिए उसकी बात करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे टैक्सेबल सप्लाईज की। टैक्सेबल सप्लाईज के केस में वैल्यू सप्लाई क्या है, कि ये कंसिडरेशन इन मनी, जो पैसे आपको रिसीव होते हैं, जिसमें तमाम फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटी शामिल होती हैं, विच सप्लायर रिसीव, जो सप्लायर को मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, जब वो गुड्स को सप्लाई करेगा, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट्स ऑफ सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स के अलावा। मतलब सेल्स टैक्स के अलावा अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जब प्रोडक्ट बेचते हैं, उस प्रोडक्ट की जो कीमत आप वसूल करते हैं एक्सेप्ट सेल्स टैक्स, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचा, अब इसके ऊपर आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, जो कितना बनेगा, 170 बनेगा। कस्टमर जब आपके पास आएगा, कस्टमर आपको 1170 रुपये देगा, लेकिन इस 1170 में से 1000 रुपया प्रोडक्ट के हैं, 170 सेल्स टैक्स के हैं। तो वो कीमत जो सेल्स टैक्स के अलावा है, अदर देन सेल्स टैक्स है, उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स, वो वैल्यू, वो कीमत जिसके ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं,
जिसके ऊपर हम सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, जिसके ऊपर हम सेल्स टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, वैल्यू सप्लाई कहला रही होती है। अब इस वैल्यू सप्लाई में हर टैक्सेस, ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी, एफईडी सब कुछ शामिल है, सिर्फ इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। तो ये हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है। तो वैल्यू सप्लाई की डेफिनेशन सिर्फ यही है। अगर पेपर में आपको आता है डिफाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो भाई ये वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है, दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या कि जो कस्टमर को कीमत मिल रही है, जो कस्टमर कीमत पे कर रहा है एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, वो हमारी क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होती है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? इसमें समझने वाला क्या है, बताएं जरा। बताएं क्या समझ नहीं आया। सेल्स टैक्स के अलावा भी कोई टैक्सेस हैं जो हमने पे करने होते हैं। आप कस्टम ड्यूटीज पे कर रहे हैं, आप एफडी वगैरह पे कर रहे हैं, ये सब कुछ वैल्यू में शामिल होगा। सिंपल वो वैल्यू जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाना है, वो आपके वैल्यू सप्लाई। सिंपल इज दैट। इम्पोर्ट ड्यूटी सब कुछ शामिल होगा वैल्यू सप्लाई में, बस सेल्स टैक्स शामिल नहीं होगा। और मैं यही कह रहा हूं कि जिस वैल्यू के ऊपर सेल्स टैक्स लगाना है, वो वैल्यू आपकी वैल्यू सप्लाई कहलाती है। उस वैल्यू में तमाम टैक्सेस, तमाम ड्यूज, तमाम चार्जेस, तमाम किस्म की ड्यूटी शामिल हो सकती हैं, बस सेल्स टैक्स शामिल नहीं होगा, बिकॉज उस वैल्यू के ऊपर हम रेट लगाएंगे और हमारा सेल्स टैक्स आ रहा होगा। जी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो 2000 रुपये। कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है मुझे ये प्रोडक्ट दे दे। आप कहते हैं ठीक है, इसकी कीमत 2000 रुपये है। कहता है ठीक है, लेकिन सेल्स टैक्स हम चार्ज करेंगे। तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, 17% सेल टैक्स लगाएंगे। वो कितना बनेगा, 340 रुपीज़ बनेगा। आप कस्टमर को फाइनल बिल दे देंगे 2340 रुपये का। और कस्टमर को ही पता है कि उसने इस 2340 में से 2000 जो है वो प्रोडक्ट का पे किया है, और 340 रुपये उसने किसके पे किए हैं, टैक्स के पे किए हैं। और दुकानदार को ही पता है कि 2340 में से ये उस प्रोडक्ट के पैसे हैं, और ये क्या है, ये इसका टैक्स है। तो देखें, ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर ये सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी वैल्यू सप्लाई कहला रही है। गॉट इट? आप लोग दुकान पे जाते हैं, आप कोई कोल्ड ड्रिंक ले लें, ब्रेड ले लें, लेज ले लें, बिस्किट्स ले लें, चॉकलेट्स ले लें। आप क्या होता है, आप एक अमाउंट पे करके आ जाते हैं। ऐसे ही बंदा दूसरे बंदे के पास गया, उसने कहा था पैसा मुझे ये प्रोडक्ट दे दो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा यार, इससे अगर मैंने कहा ना कि मुझे टैक्स इतना पे करो, ये चीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जाके दुकानदार के
आप दुकानदार से कोई लेज लेते हैं, वो कहते हैं कि 10 रुपए की लेज है, ऊपर 3 रुपए टैक्स है, क्या आप 13 रुपीज पे करोगे? अगर दुकानदार, आप उससे जाके लेस परचेज कर रहे हैं, वो उसकी कीमत सेपरेट बताए और टैक्स की अमाउंट सेपरेट बताए, क्या आप उसको सेपरेट टैक्स की अमाउंट पे करोगे? आपने रोना है, आपने वहां पे लेट लेट के रोना है कि नहीं 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 मेरे पास 3 रुपए है ही नहीं, कसम खा लेंगे। लेकिन वही दुकानदार के पास जाते हैं, हम कहते हैं भाई कितने का है लेस, 13 रुपीज की, तो आप फौरी तौर पे क्या कर लेंगे, 13 रुपीज दे देंगे। ऐसे ही होगा जैसे हम करते हैं। आप किसी भी दुकान पे जाएं, कोई प्रोडक्ट लें, आप कीमत पूछते हैं, वो कीमत बताता है, आप कीमत पे करके आ जाते हैं। अब वो जो कीमत बता रहा होता है उसमें सेल्स टैक्स शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इसके पास गया, इसने प्रोडक्ट लिया, इसने कहा कितने का चीज है, इसने कहा 5,000 रुपए की है, इसने 5,000 रुपए की उसको चीज दी, उसके बदले में इसने क्या ले लिया, वो प्रोडक्ट ले लिया। अब ये 5,000 क्या है, ये 5,000 है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स की अमाउंट शामिल है। लेकिन अब ये वैल्यू सप्लाई नहीं है, हमें इसमें से वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर ने तो इसको 5,000 पे किया, इस 5,000 में टैक्स भी शामिल है, इस 5,000 में वैल्यू भी शामिल है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, जरा बताएं, टैक्स की अमाउंट कितनी आ रही है? 726, इसका मतलब 726 इसमें टैक्स शामिल है। जो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन रही है वो कितनी बन रही है, 4273। ये 4273 क्या है, इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, कि ये चीज थी, इस चीज के ऊपर ये टैक्स चार्ज करने के बाद कस्टमर से हमने ये कीमत निकलवाई थी, तो ये हमारी क्या कहला रही होगी, ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होगी, कि ये हमारी क्या है, ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इज दैट क्लियर? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता, उसके अलावा जो कीमत होगी वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट हो रही होगी। फिर अभी हम डिस्काउंट डिस्कस नहीं करें, जब डिस्काउंट डिस्कस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ना एफबीआर, एफबीआर के पास ये पावर है, एफबीआर के पास ये पावर है, वो किसी भी गुड्स की कोई वैल्यू फिक्स कर सकता है, खास तौर पर इंपोर्टेड गुड्स के केस में। एफबीआर के पास ये पावर है कि वो गुड्स की जो अमाउंट है कि ये कीमत होनी चाहिए, वो फिक्स कर सकता है। अगर एफबीआर ने कोई वैल्यू फिक्स कर दी, तो हम उससे कम कीमत के ऊपर कभी भी अपनी गुड्स वगैरह नहीं बेच सकते। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, ये आपने अपनी चीज़ जो है वो याद रखनी। अब इसको जरा समझते हैं कि फॉर एग्जांपल, आपको देखा होगा कि पाकिस्तान में हर बंदा गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, हर बंदा अपनी मर्जी की कीमत पे कोई ना कोई चीज़ बेचना चाहता है। एफबीआर ने कहा रुको, सब्र करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें रेगुलेट करता हूँ। चाहे लोकल गुड्स हो, चाहे इंपोर्ट हो, इंपोर्टेड गुड्स हो, एफबीआर जो है ना हमारा, एफबीआर, उसके पास ये पावर्स हैं कि वो गुड्स की, चीज़ों की वैल्यू फिक्स कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है।
तो एफबीआर क्या करेगा, एफबीआर वैल्यू जो है उसे फिक्स कर देगा कि भाई साहब ये मेरे गुड्स की वैल्यू है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे फिक्स करूँ। फॉर एग्जाम्पल एफबीआर ने कह दिया ये गुड्स ए हैं, अगर ये गुड्स ए बेचना चाहते हो तो ये इसकी वैल्यू आप 500 की बेच रहे हो, ये है एक्चुअल वैल्यू। एफबीआर ने कहा नहीं, एफबीआर ने कहा कि मैं जो हूं ना, मैं इसकी वैल्यू फिक्स करने लगी हूँ कितनी, 750। ये है एफबीआर की वैल्यू। अब मसला बढ़ जाएगा। अब जब मसला बढ़ गया तो फिर क्या होगा, एफबीआर ने कह दिया है कि अगर हमने कोई वैल्यू डिटरमिन कर दी, आप इस वैल्यू से कम कीमत के ऊपर नहीं बेच सकते। आपकी गुड्स हैं, आपने इंपोर्ट की है, आप 500 की बेचना चाहते हो, लेकिन अगर एफबीआर ने वैल्यू फिक्स कर दी, आप इससे कम के ऊपर नहीं बेच सकोगे, तो फिर अल्टीमेटली आप 750 की ही बेचोगे और इसके ऊपर ही आपका सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होगा। व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ एक अच्छी सीरीज है, तो टाइम मिलेगा देखिएगा। व्हाट इफ एफबीआर की वैल्यू हो 750 और आप एक्चुअल में प्रोडक्ट बेच रहे हैं 850 का, अब क्या अभी भी आप एफबीआर की वैल्यू को ही ट्रीट करेंगे, क्या 750 के ऊपर ही टैक्स लगाएंगे? एफबीआर कहता नहीं, एफबीआर कहता है मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ। रूल क्या है कि जब भी आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाना है, उनकी वैल्यू डिटरमिन करनी है, वो क्या कहता है कि मैं आपको रूल बता देता हूँ कि भाई साहब ये रूल है। रूल क्या है कि एफबीआर की वैल्यू और एक्चुअल, जो इनमें से हायर होगी वही आपकी हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट होगी। अब इन दोनों केसेस में एक्चुअल हायर है तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। इस केस में एफबीआर की हायर थी तो इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये रूल जो है ये आपने याद रखना है। एफ पे बड़ा चालाक है, आप सस्ता बेचोगे कहेगा नहीं बेच सकते, मैंने कीमत बता दी है, इस कीमत से कम तुम चीजों को नहीं बेच सकते। अगर आप महंगा बेचोगे कहेगा कोई मसला ही नहीं है, आप आपकी मर्जी है, आपका कारोबार है, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये रूल है कि अगर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू एफबीआर फिक्स कर दे, जिसकी वैल्यू एफबीआर बता दे, तो उससे कम हम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, उससे ऊपर की प्रोडक्ट बेचेंगे और उसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? अब यहां से ना, यहां से एक माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। एफबीआर ने कह दिया ये प्रोडक्ट ए, इसकी वैल्यू 750 से कम नहीं हो सकती, क्या मैं इससे कम कभी भी नहीं बेच सकता? क्या मैं इससे कम प्राइस पे कभी भी नहीं बेच सकता? रूल आपके सामने लिखा हुआ है। एफबीआर ने कीमत डिटरमिन कर दी है 750, क्या मैं इससे कम बेच सकता हूँ? रूल आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो भाई रूल सेल पे लिखा हुआ है, कैसे डिपेंड्स ऑन सेल डिमांड होगा बताएं?
जब रूल आपके सामने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है तो फिर कैसे सेल्स के ऊपर डिपेंड कर देगा। मैं 750 से कम के ऊपर बेचना चाह रहा हूं और एफबीआर ने कहा कि 750 जो है इससे कम तुम नहीं बेच सकते। क्या इन अदर वर्ड्स, अगर मैं थोड़ी सी बात को घुमा दूं, ओ भाई जो मर्जी बल्क में खरीद रहा हो वो आपको खरीद ले बेच सकते। जब एफबीआर ने कह दिया है इस कीमत से कम नहीं बेचना, आप नहीं बेच सकते। जब इतना बड़ा रूल लिख दिया है कि ये रूल है, एफबीआर वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज हायर वही चार्ज होगी। आप एफबीआर के वैल्यू से कम नहीं बेच सकते। आप बल्क में क्या पूरा पाकिस्तान बेच दें उठा के, लेकिन एफबीआर की डिटरमिन्ड वैल्यू से कम नहीं बेच सकते। यहाँ पे एक आधे प्रोडक्ट की डिसाइड नहीं कर रही है, बल्कि सारी बातें हो रही है। अगर हम एफपीआर से कम वैल्यू के ऊपर नहीं बेच सकते, तो अगर मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या हम डिस्काउंट के ऊपर चीज नहीं बेच सकते? बताएं। क्योंकि एफपीआर के रूल के मुताबिक एफपीआर वैल्यू या एक्चुअल विच एवर इज हायर, तो क्या डिस्काउंट के ऊपर चीज बेचना पॉसिबल है? क्या मैं अगर डिस्काउंट के ऊपर चीज बेचूंगा मुझे एफबीआर अलाउ कर देगा? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर डिस्काउंट के ऊपर हम चीज बेचना चाहें तो क्या हमें एफबीआर अलाउ कर देगा? अब रूल तो मेरे सामने ये लिखा हुआ है, रूल कुछ कह रहा है और मैं डिस्काउंट के ऊपर बेचना चाह रहा हूं। द आंसर इज डिस्काउंट के ऊपर हमें कोई भी चीज अगर बेचनी है तो ये दो कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाएं तो फिर हम डिस्काउंट के ऊपर चीज बेच सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बेच सकते। क्या कंडीशन नंबर 1 के जो डिस्काउंटेड प्राइस है, जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये इनवॉइस के ऊपर मेंशन्ड होनी चाहिए। एक्चुअल वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू, ये इनवॉइस के ऊपर जो आपको रसीद मिल रही है उस रसीद के ऊपर मेंशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं ये डिस्काउंट आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक होना चाहिए, बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए कि आप हर बंदे को यही डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो आपकी फुलफिल हो जाएं तो फिर आप डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर अपनी सेल कर सकते हैं, अदरवाइज सेल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके पास इनवॉइस होगी, इस इनवॉइस के ऊपर ही लिखा होता है जी ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये वैल्यू है। यहाँ पे आ जाएगा टोटल, कि ये टोटल वैल्यू ये बन रही है। फिर डिस्काउंट है जी 10%, 10% डिस्काउंट की अमाउंट लिखी होगी और यहाँ लिखा होगा जी वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, ये लिखा होगा। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस जो है ये इनवॉइस के ऊपर लाजमी मेंशन होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, वाजिया होनी चाहिए। अगर इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं लिखी हुई और आप उस डिस्काउंट को क्लेम करने जाएंगे, कभी भी एफबीआई वो डिस्काउंट क्लेम नहीं करने देगा। दूसरा, ये डिस्काउंट जो है ये बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब आपने बिजनेस में आवाज लगा दी है कि हर बंदा आएगा तो आप उसको 10% ही डिस्काउंट देंगे, तो ये 10% ही डिस्काउंट दे रहे हैं और इस डिस्काउंट को आप इनवॉइस पे लिख रहे हैं। अगर कोई स्पेशल कस्टमर आ गया और उस स्पेशल कस्टमर को आपने 18% डिस्काउंट दे दिया, एफ पे लिखना क्यों, वजह क्यों दिया है? आप कहेंगे जी वो कस्टमर, कहेंगे भाई कस्टमर था तो तुम्हारा कस्टमर था,
हम तुम्हें ये डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे। तुम्हारा बिजनेस डिस्काउंट 10% है, तुम 10% तक ही डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो। तुमने इस बंदे को एक्स्ट्रा 8% डिस्काउंट दिया है, ये 8% डिस्काउंट वो आपको अलाउ कभी भी नहीं करेंगे। तो जब आप डिस्काउंट क्लेम करना चाहते हैं या डिस्काउंट के ऊपर कोई चीज बेचना चाहते हैं, तो ये दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होना लाजमी है। एक, डिस्काउंटेड प्राइस का मेंशन होना इनवॉइस के ऊपर, और दूसरा, डिस्काउंट को बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक होना। अगर आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो हर एक कस्टमर को आप 10% डिस्काउंट ही देंगे। ये नहीं कि एक कस्टमर आया उसको 10%, दूसरा कस्टमर आया उसको 15%, तीसरा कस्टमर आया उसको 20%, ये काम नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीए में आए हुए थे, सीए आपका हो नहीं रहा था, 434 साल हो गए, तो आपके बिजनेस में आइडिया आया और आपने कहा जी नहीं 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 नहीं, अब तो हम ना कोई स्टार्टअप करते हैं। आपने अपने बारी को कायल किया और आपने अपनी जी लोकेलिटी में एक जनरल स्टोर खोल लिया, जिसकी आपने ऐप भी बना दी कि आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करें और आपको वो चीजें वगैरह डिलीवर करती जाएंगी। आपके बच्चे ने कहा ठीक है, उन्होंने पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ, जो कस्टमर आता है उनको रसीद मिल रही है, और आपने लिख के लगा दिया 10% डिस्काउंट है। अब जो कस्टमर आएगा जो चीज लेगा उसको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। एक दिन आप दुकान पे बैठे हुए थे, आपने आपका जमीर जागा, आप क्लासेस लेके तो वापस दुकान पे बैठ गए। अब्बा जी चले गए नमाज पढ़ने के लिए, वो नमाज पढ़ने गए तो वहां पे एक कस्टमर आ गई। उस कस्टमर को देखते हुए आपने उसको 10% की बजाय 25% डिस्काउंट दे दिया। 25% डिस्काउंट दे दिया, अब्बा जी आए, आप बड़े खुश थे, उन्होंने समझा बेशक माइट भी इससे कोई सेल्स वगैरह की हो। महीने के बाद एफबीआर वाले आ गए। एफपीआर वालों ने कहा भाई साहब ये आपकी सेल्स हुई है जी, सेल्स हुई है, देखें जी इस इनवाइस पे इतना इतना डिस्काउंट है। आपने कहा हाँ इतना इतना डिस्काउंट है। वो आपको अलाउ करते जा रहे थे, तो अचानक ही एक उनके पास ऐसे इनवाइस आ गई जिसके ऊपर 25% डिस्काउंट था। अब सारी इनवाइसेस सारे कस्टमर्स को दे रहे हैं, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है। एक इनवाइस ऐसी आई है जिसके ऊपर 25% डिस्काउंट है। क्या करेगा एफबीआर? क्या आपको अलाउ करेगा? कहेगा नहीं, कहेगा हाजी साहब ये आपकी एक इनवाइस है, ये कोई स्पेशल कस्टमर था, उसको आपने 25% डिस्काउंट दिया। अब हाजी साहब को तो पता ही नहीं है वो कस्टमर कौन था। एफबीआर कहेगा भाई साहब ना, मैं तो आपको अलाउ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको 10% ही डिस्काउंट अलाउ करूंगा। तो वो जो आपका 15% डिस्काउंट जो है वो डिसअलाउ कर देगा, और डिसअलाउ करके वो तो चला जाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद जो अब्बा जी आपको डिसअलाउ करेंगे उसको हम यहाँ पे फिर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन डिस्काउंट अलाउ करवाने के लिए ये दो कंडीशंस जो हैं इनका फुलफिल होना लाजमी है कि डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो मेंशन होने चाहिए, और बिजनेस जो है, जो डिस्काउंट जो है वो हमारा बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन के इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस हो और अमाउंट बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक हो, तो फिर आपका डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। और इस डिस्काउंट से याद रखिएगा कि जो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स होती हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे, रिटेल आइटम्स, इनके ऊपर डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होता, अलाउ नहीं होता। और जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है उसका भी सेल्स टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है कि आपने उधार पे सामान बेचा हुआ, आप तरले कर रहे हो यार तू 1000 रुपया कट दे दी बट हमारे पैसे दे दे, तो वो बेशक आपको 1000 रुपया कम देगा बट उस 1000 रुपये की आप कोई एंट्री नहीं कर सकते, ना इनवॉइस के ऊपर होगी ना वो बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक होगा। तो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये सारी बातें हमारी डिस्काउंट से रिलेटेड, कि डिस्काउंट के ऊपर अगर चीज बेचनी हो तो क्या करना है क्या नहीं करना। अब आपके सामने ये जो लाइन लिखी ना, ये वाली, ये लाइन आपको पास्ट पेपर में 3 मार्क्स का सवाल मिली हुई है, 2 से 3 दफा सवाल आया हुआ है 3 मार्क्स का, और तकरीबन हर एक बड़े न्यूमेरिकल में ये एडजस्टमेंट आई हुई है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट का थ्योरेटिकल के डिस्काउंट क्लेम करने की क्या कंडीशंस है, और डिस्काउंट की न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट ये आनी है। मतलब इस वक्त इस पेज के ऊपर जितना कुछ लिखा हुआ है ये पेपर में आपका 100% आने वाली चीज है, न्यूमेरिकली या थ्योरेटिकली। अगर थ्योरेटिकली आएगी तो न्यूमेरिकली नहीं आएगी, अगर न्यूमेरिकली आएगी तो थ्योरेटिकली नहीं आएगी। तो ये है
वैल्यू सप्लाई। अभी हमने इस पे सिनेरियोस डिस्कस नहीं किए, कल हम इस पे डिस्कस करेंगे सिनेरियोस, बट एज ऑफ नाउ जो बेसिक कंसेप्ट है इस वैल्यू सप्लाई का वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, अदरवाइज हम इसको फिर बाइंड अप करें। कोई सवाल नहीं है? कल हम इसके डिस्कस करेंगे सिनेरियोस, और कल ये खत्म हो जाएगा हमारा सेल्स टैक्स डेफिनेशन, और इसके साथ ही हमारा सेल्स टैक्स का एक एरिया खत्म हो जाएगा। उसके बाद रह जाएंगी हमारी सेल्स टैक्स प्रोविजंस, और वो मैक्सिमम एक हफ्ते की मार है, खत्म। सेल्स टैक्स हमारा इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा। कल क्लास होगी, क्यों नहीं होगी? अगर डिस्काउंट कम दिया है तब भी अलाउ नहीं है भाई। डिस्काउंट 10% है तो 10% ही देना है, 8% भी नहीं है। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।